बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बेटे लेक्चर है हमारे पास, इट्स अबाउट मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन एक्चुअली मीन्स desire to do something, urge to do something is called motivation. But here in this case, we are going to discuss motivation with reference to homeostatic function, homeostasis, as well as some non-homeostatic functions. हम मोटिवेशन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे कि ये जो कोई काम करने की डिजायर, अर्ज, विल पावर जो मौजूद होती है, ये क्यों होती है और इसका होम्योस्टेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट है, या नॉन होम्योस्टेटिक फंक्शन जो है उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ये मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन इसको डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और बिहेवियर के साथ इसका इंटरेक्शन बड़ा डोमिनेंट प्रोमिनेंट सा एक इंटरेक्शन है। डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कि वो ऑर्गेनिज्म कर क्या सकता है, वो ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटीज क्या है। प्लस मोटिवेशन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज भी समटाइम मोटिवेट कर रही होती है टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, टू डू अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और ये बिहेवियर पे ना सिर्फ डिपेंड करते हैं मोटिवेशन, बल्कि मोटिवेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करेगी। डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर एज वेल एज motivation is influenced by the behavior of an organism. It is going to influence and it will be influenced by the behavior. In case of humans, we think of motivation as a desire to do something, and we would probably make a distinction between calculated rational motivations with a conscious goal and more impulsive motivations driven by an internal urge such as hunger or fear. हम biological processes पे focus करेंगे। वैसे as a broader term, motivation जो है वो various aspects में इसको use किया जाता है। We are going to focus the topic with reference to behavior of organisms, स्पेशली ह्यूमन, और जहां पे कोई दूसरी एग्जांपल डिस्कस होंगी साथ साथ उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वेल, in fact, we should probably consider this to be the extremes of a continuum of motivational types. That behavior can be thought of as having underlying motivations. कि कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसकी कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉजेज, अंडरलाइंग रीजंस या अंडरलाइंग मोटिवेशंस होती हैं। These may be internal or external, और समटाइम दोनों फैक्टर्स ही इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग एग्जांपल्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशनल बिहेवियर को या मोटिवेशन को इफेक्ट करेंगे। लेवल्स ऑफ मोटिवेशन रिलेटिंग टू द होमियोस्टेसिस आर रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू नीड बाय अ रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, एंड वेरिएशन इन मोटिवेशन it will going to increase the fitness of organism. ये एवोल्यूशनरी बिहेवियर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और उसकी मोटिवेशन, इंक्रीज मोटिवेशन इंक्रीजेस फिटनेस। अगर मोटिवेशन ज्यादा है तो फिटनेस को बढ़ाएगी। फॉर एग्जांपल, ये आपको एक पिक्चर, 3 डिफरेंट पिक्चर्स नजर आ रही है। ऑब्वियसली देयर इज अ प्रेडेटर एज वेल एज प्रे इन द गिवन पिक्चर्स। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें प्रेडेटर की मोटिवेशन और प्रे की मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है, या इन दोनों की मोटिवेशन में फर्क क्या है, या किसकी मोटिवेशन ज्यादा है, जो ये टास्क, जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, whose motivation is greater and who is going to be successful for most of the times. तो इसके लिए मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप इस प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में प्रेडेटर और प्रे की मोटिवेशन के हवाले से मुझे बताएंगे। जो बच्चा भी कुछ इसमें ऐड करना चाहिए, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई मे अनम्यूट दैट स्पेसिफिक स्टूडेंट। जी, उसामा इलाही ने हैंड रेज किया। जी उसामा इलाही बेटा, अनम्यूट कर दिया गया आपको, बोलिएगा प्लीज, जस्ट 1 मिनट। यस जी उसामा बेटे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो खुराक हासिल करने के, आपकी आवाज कम आ रही है बेटा, थोड़ा वॉल्यूम। जब जो प्रे होगा,
सर मुझे लगता है कि इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, कनेक्शन स्लो है। मैं मैसेज टाइप करता हूँ। राइट। आई होप सो आपको समझ आ गई। तो आपके एंड से दो तरह के व्यू पॉइंट्स आए कि प्रीडेटर की भी मोटिवेशन ज्यादा और प्रे की भी। वेल, प्रीडेटर इज रनिंग फॉर इट्स फूड एंड द ऑर्गेनिज्म विच इज बीइंग प्रेड, जो प्रे है, इट इज रनिंग फॉर सेविंग इट्स लाइफ। यकीनन लाइफ को सेव करना फूड को ढूंढने से या एट द टाइम बीइंग फूड को सॉर्ट आउट करने से, फूड को ऑब्टेन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो प्रे की मोटिवेशन ज्यादा ग्रेटर होती है और इन मोस्ट ट्रायल्स, इन मोस्ट केसेस प्रे इसी वजह से एस्केप कर जाता है। if prey is of equal size or capable of running properly, तो in most of the cases prey इसीलिए escape कर जाता है। okay? जो predator है यहाँ पे, उसकी मोटिवेशन भी कम नहीं है, predator की मोटिवेशन भी ग्रेट है। वो भी अपने फूड के लिए अपने आप को अपनी सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रन कर रहा है, बट स्टिल prey motivation is greater and that's why it survives for most of the times. यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की गई है, मोटिवेशन टू ड्रिंक। रोजा रखा हो आप लोगों ने माशाल्लाह, तो हम खाने पीने की बातें करने जा रहे हैं अभी। हम इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि सहरी और इफ्तार में आप लोग इतना ज्यादा कैसे खा जाते हैं। दैट इज बेसिकली ड्यू टू योर मोटिवेशनल इंस्टिंक्ट की मोटिवेशन होती है वो भी। होमियोस्टेसिस कैन बी डिफाइंड एज बीइंग द कोऑर्डिनेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस that maintains an animal body at steady state relative to its environment. Environmental changes को face करना by maintaining, by adjusting internal metabolites conditions, इसको हम homeostasis बोल रहे होते हैं। It involves the cooperative actions of the sensory system, brain and organs of the body. Homeostasis की details आपने बाकी फिजियोलॉजी की बुक्स में डिस्कस की हुई हैं। You want to win a particular game. आपके पास एक एग्जांपल है कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, एथलीट हैं, कोई रनिंग कर रहे हैं किसी हॉट समर डे में। while playing you want to win actually, आप वो गेम जीतना चाह रहे हैं, गेम खेलते हुए, रनिंग करते हुए, बीइंग एन एथलीट, आपकी उस वक्त जो ग्रेटर मोटिवेशन है कि आपने गेम जीतनी है। बट मीनवाइल एट द मोस्ट बेसिक लेवल, अगर हम होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स के हवाले से बात करें तो हम कहेंगे यू आर फीलिंग हॉट एज वेल एज थर्स्टी एट द टाइम। गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है उस कंडीशन में, and our bodies, they are having a built-in system of regulators that maintain our internal environment at the peak of operating efficiency. For example, while you're running, your body starts sweating because of that warmth or that heat which is in the surrounding environment. तो वो जो स्वेटिंग है, परस्पिरेशन है, वो भी होमोस्टेसिस का एक एस्पेक्ट है that is trying to cool your body का टेम्परेचर लो डाउन करने के लिए। In response to your activity, the heat of your surroundings and the heat that your muscles are generated, your body's regulatory system, जो कि hypothalamus होता है बेटे, will tell you to cool down. Regulating जो activity है वहां से start होगी। अब उस thirsty condition में आप you probably wanted to drink water, but the game comes first and so you didn't. आपने गेम को कंटिन्यू रखा और जो है वो पानी की तरफ नहीं गए। But at last, during a break or at the end, you will drink water to compensate the water level in your body. यही रोजे की हालत में है कि अगर प्यास लगी हुई है तो जाहिर है रोजे की वजह से आप की जो रोजे की मोटिवेशन है, फास्टिंग की जो मोटिवेशन है वो ग्रेटर है, तो आप प्यास को इग्नोर करेंगे और अफ्तारी तक जो है वो पानी नहीं पियेंगे। अफ्तारी के दौरान उसको फिर खूब अच्छे से कंपनसेट करते हैं, जिन्होंने गेम की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। The important point to be made here is that whether your drinking was anticipatory or responsive, your condition caused a change in your behavior. वो जो पानी पीने वाला एक्शन था उसने बिहेवियर को चेंज किए। लाइक यू कह लें पानी पीने की जो डिजायर थी या जो कंडीशन, जो चेंजेस आई थी बॉडी में, उन्होंने आपको मोटिवेट किया टू ड्रिंक वाटर। ये ह्यूमन की एग्जांपल हम ले रहे हैं, कोई भी एनिमल्स, अगर हम एक सिंपल बेसिक लेवल पे बात करें कि हम जो है वो पानी क्यों पीते हैं, ऑब्वियसली टू कंपनसेट द वाटर लेवल इन बॉडी। या उससे भी ज्यादा सिंपल बात, क्योंकि हम प्यास फील करते हैं, वी आर फीलिंग थर्स्टी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वाटर। तो यू मेड द ट्रांजिशन फ्रॉम नॉट ड्रिंकिंग टू ड्रिंकिंग। जो एनिमल एक एक्शन ना करने से लेकर एक एक्शन करने तक ट्रांजिशन लेता है, दैट इज ड्यू टू देयर मोटिवेशन। Another way to put this would be to say that you were motivated to drink, or that your motivation to drink changed.
We can therefore think of motivation as being part of decision making process. हम इसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के तौर पे लेते हैं कि मोटिवेशन हमेशा आपको डिसीजन लेने पे जो है वो मजबूर करती है, डिसीजन की तरफ अट्रैक्ट करेगी. We can therefore think of motivation as being decision making part या decision making part. इसकी एग्जांपल थोड़ी डिटेल से आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस हुई है कि हमारे ब्रेन में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं. ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं? ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस. दे डिटेक्ट एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट उसका जो होगा सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, उसमें अगर वाटर लेवल में चेंज आती है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो वो ट्रिगर करेंगे थर्स्ट सेंटर को कि अब वाटर इनटेक जो है वो उसको करना है. और ये सारा प्रोसेस फीडबैक मैकेनिज्म से चल रहा होता है. एंड यू नो most of the processes which are controlled via feedback process, they are negatively controlled. ये negatively controlled हो रहे होते हैं और negative feedback mechanism से हमारी बॉडी की homeostatic mechanism most of the time complete हो रही होती है. Homeostasis also influences the motivation to eat. Homeostasis and the motivation to eat. How do we know that when to eat? Your most likely reply would be when I am hungry. जब हम भूख महसूस करते हैं तब हम खाना खाते हैं. तो hunger क्या है? Dictionaries define it as a strong desire to eat, and at a physiological level, it has recently been established that the actions of certain hormones, leptin and ghrelin, ये दो हार्मोन्स हैं बेसिक. इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स मैंने लिस्ट किए हैं आगे. They are the basic regulators, key regulators which regulate the desire or motivation to eat, or appetite जो hunger को, feeding को जो है वो regulate करते हैं in human and a range of other mammals. So we could think of hunger as being the response of the organism to a hormonal signal. हम ये बात कह सकते हैं कि हार्मोन्स की वजह से हो रहा है. Leptin is released by fat storing tissue or adipocytes. They are specialized fat storing cells. Increased fat storage results in high level of circulating leptin, and so leptin levels can be used as an indicator of adequacy of the body's stored energy reserves. कि बॉडी के अंदर जब एनर्जी रिजर्व ज्यादा है, लेप्टिन का हाई लेवल इस चीज को इंडिकेट करेगा. जब भी हंगर होते हैं तो जाहिर हम फूड इनटेक करते हैं. डायग्राम में जो एक फ्लो चार्ट सिंपल सा बना हुआ, और फूड हमारे जो है वो हंगर को सेटिस्फाई करता है, हंगर जो है उसको फुलफिल करेगा, खत्म करेगा. The hunger regulating, appetite regulating hormones are insulin, you know very well, hormone that is secreted by pancreas. It controls blood glucose level, and lower level of blood glucose, it stimulates the hunger. ये lower level होगा अगर ग्लूकोज का तो वो हंगर को वैसे स्टिमुलेट करेगा. Leptin is a protein. It is secreted by fat storing cells, adipocytes. When abundant, it causes brain to increase metabolism and decrease hunger. लेप्टिन का ज्यादा होना हंगर को कम करता है. ये एनर्जी रिजर्व्स हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ाई जाए. और एक्सलिन हंगर ट्रिगरिंग हार्मोन है, अनदर इट इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस. हंगर को ट्रिगर करेगा व्हेन यू आर हैविंग लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली ग्लूकोज इन योर ब्लड. ग्रेलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय एम्प्टी स्टमक, और ये सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को दैट आई एम हंग्री, switch out or start the mechanism to intake food. Peptide why ये टायरोसिन जो है उसके रेजिड्यूज का सिंबल होता है वाई केमिस्ट्री में. तो पेप्टाइड न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन है, इसको पेप्टाइड बोला जाता है. वाई टायरोसिन इसके एंड पे मौजूद है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया. पेप्टाइड टायरोसिन या पेप्टाइड PYY हार्मोन इसको कहा जाता है. ये भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सिक्रीट होता है. एंड इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हार्मोन है एंड सेंड सिग्नल दैट आई एम नॉट हंग्री. ये ब्रेन को जो हंगर सेटिस्फैक्शन का मैसेज कन्वे करेगा. अगर हम ब्रेन की मोटिवेशन जिसकी हम बात कर रहे थे उसको दोबारा से डिस्कस करें कि उसके लिए कौन से एरियाज जो है ब्रेन के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं. 3 areas of the hypothalamus: arcuate nucleus, lateral hypothalamic area, and the paraventricular nucleus. They monitor the levels of leptin in the body. वो leptin की level को monitor करते हैं body के अंदर, and if leptin levels are high, appetite is suppressed.
अगर लेप्टिन के लेवल हाई होगा तो वो जाहिर है अभी अभी हमने पढ़ा कि वो सिग्नल करेगा कि बॉडी के पास एनर्जी रिजर्व्स हैं और एपिटाइट जो है वो सप्रेस हो जाएगी। जो 3 एरियाज देखें इनको डायग्राम में आप लोग जो है वो फोकस कर लीजिए। एक जो है वो आर्किएट न्यूक्लियस, ये लोअर साइड पे जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आर्किएट न्यूक्लियस है, हाइपोथैलेमस का एनलार्ज्ड एरिया। लोअर साइड पे आप लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन्फेंटिबुलम जिसके थ्रू ये अटैच्ड है। लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया लेफ्ट और राइट साइड उसकी जो होंगी वो लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया कहलाएगा। एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये अपर पार्ट में आपको नजर आ रहा है। ये हाइपोथैलेमस के कुछ पार्ट्स हैं जो रेगुलेट करते हैं हंगर या इससे रिलेटेड हार्मोन्स को। If leptin levels are low, it means you want to eat, you should eat, are low, the stomach secretes the hormone ghrelin. This acts upon the same 3 areas of the brain, but its effect is to stimulate appetite, to signal hunger. Hunger को stimulate करना है ghrelin ने और inhibit करना है leptin ने. So there we have it. In physiological terms, the motivation to eat could be said to be a reaction to high levels of the hormone ghrelin. कि अगर हम यहाँ पे सॉरी हेडिंग में ब्रेन के कहा, अगर हम हंगर की बात कर रहे हैं तो हंगर को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन ग्रेलिन है। इसका मतलब है हंगर की जो मोटिवेशन कॉज कर रहा है इन होम्योस्टैटिक टर्म्स और बायोलॉजिकल टर्म्स, तो हम कह सकते हैं हंगर को एक्टिवेट करने वाला हार्मोन ग्रेलिन है, जबकि उस मोटिवेशन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन, उस मोटिवेशन को रिड्यूस करने वाला हार्मोन लेप्टिन है। हम अफ्तारी में ज्यादा क्यों खाते हैं या सहरी में ज्यादा क्यों खा जाते हैं या ज्यादा क्यों पी लेते हैं? That refers to the hyperphagic behavior, ज्यादा खाने का बिहेवियर, और इसकी अंडरलाइंग कॉज मोटिवेशन है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे गिवन है उसके थ्रू अभी डिस्कस करेंगे बेटा। द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एनर्जी रिजर्व्स एंड एपिटाइट एज एक्सप्रेस्ड थ्रू फीडिंग बिहेवियर can clearly be seen in the results of experiments carried out by Neil and Colin of the University of Glasgow, Scotland के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। सामोसेला, ये सामन की स्पीशी एक सामने बनी हुई भी नजर, ये पिक्चर में भी नजर आ रही है आपको। इनके उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बना के तो इनके हाइपरफेजिक बिहेवियर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, फेजिक फेगोसाइटोसिस से लिया गया, खाने से लिया गया, ज्यादा खाने का जो बिहेवियर है दैट इज हाइपरफेजिक बिहेवियर। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए। वन ग्रुप ऑफ फिश वर डिप्राइव्ड ऑफ फूड फॉर 40 डेज। 40 डेज तक एक फिश का जो ग्रुप था उसको फूड नहीं दिया गया, दैट वाज वेरी हंग्री ग्रुप। एंड अ सेकंड ग्रुप वर स्टार्व्ड फॉर 20 डेज हंग्री। सामन में वैसे नेचुरली भी हैबिट है कि जब फूड की अवेलेबिलिटी होती है तो ये बहुत ज्यादा फीडिंग करते हैं, और जब फूड की अवेलेबिलिटी कम होती है स्टार्वेशन के प्रोसेस के थ्रू से भी गुजरते हैं। तो एक ग्रुप था जो सेकंड ग्रुप जो हंग्री था, और एक जो है वो फर्स्ट ग्रुप जिसको हमने वेरी हंग्री जो है वो, और एक नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप भी बनाया था उन्होंने जिनको नॉर्मल फूड मिलती रही। एज वुड बी एक्सपेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द फॉर्मर ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, they used up more of their body's fat reserves than did the latter and could thus be considered to be the hungrier of the two. जाहिर है उसने जिसने ज्यादा देर तक जो है वो फूड के बगैर गुजारा किया है वो फिश का ग्रुप ज्यादा हंग्री है और उसने फैट के रिजर्व ज्यादा यूज किए हैं, जबकि जो सेकंड ग्रुप है वो लेस हंग्री है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल स्टार्वेशन पीरियड द फिश वर प्रोवाइडेड विद फूड एंड देयर फीडिंग बिहेवियर वाज मॉनिटर्ड। उनकी एपिटाइट के बाद उनको फूड प्रोवाइड किया गया और फिर उनकी जो फीडिंग बिहेवियर था उसको ऑब्जर्व किया गया। द टू ग्रुप्स वर कंपेयर्ड टू वन अनदर एंड बोथ वर कंपेयर्ड टू द कंट्रोल ग्रुप composed of fish that had not been starved, जिसको फूड मिलता रहा था, नॉर्मल हंगर लेवल था जिसमें। Given that the fish in both of the experimental groups were hungry, they would both be expected to eat more than the members of control group. जो ज्यादा भूखा होता है वो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा प्यासा होता है वो ज्यादा पानी पिएगा। यही इस फिश का बिहेवियर था। जो ये ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक या थर्ड वीक जो था उनका फीडिंग के हवाले से, ये शो कर रहा है फर्स्ट ग्रुप को, ब्लू कलर, जो ज्यादा हंग्री फिश थी, वेरी हंग्री। और ये जो व्हाइट कलर नजर आ रहा है इस फ्लो चार्ट में, दैट इज इंडिकेटिंग हंग्री ग्रुप ऑफ द फिश। और एक साथ और भी कॉलम था जो कि जीरो लेवल पे इसलिए उसको शो नहीं किया गया, वो कंट्रोल ग्रुप का था। उन्होंने नॉर्मल जो है वो हंगर, नॉर्मल एपिटाइट लेवल शो किया। द वेरी हंग्री फिश एंड द हंग्री फिश एग्जिबिटेड सिमिलरली हाई लेवल्स ऑफ हाइपरफेजिया। ये हाइपरफेजिया है, ज्यादा खाने के जो वो लेवल्स हैं उनके अंदर, लेकिन जो हंग्री फिश है, मोर हंग्री फिश है, वेरी हंग्री फिश, उसका ऑब्वियसली लेवल
हंग्री फिश से ज्यादा है, एंड देयर फीडिंग बिहेवियर वाज मोर एंड इवन लॉन्गर। उन्होंने ज्यादा देर तक भी फीड किया और ज्यादा फूड भी इनटेक किया, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए भी, और ज्यादा फूड भी उन्होंने इनटेक किया, ये जो मोर हंग्री फिश थी। वजह क्या थी कि उनको कॉन्टिन्यूस ब्रेन को स्टिमुलेशन मिल रही थी लैक ऑफ फूड की। उस लैक ऑफ फूड ने मोटिवेट किया, मोटिवेशन कॉज की। दिस सजेस्ट दैट स्टार्वेशन रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू फीड इन बोथ ग्रुप्स, but that as a result of their higher energy deficit, the very hungry fish were motivated to feed at higher levels as well as for a longer period. जो ज्यादा हंग्री ग्रुप था उसने ज्यादा फीड किया और ज्यादा टाइम के लिए भी। If you recall, the original hypothesis were that the very hungry fish would demonstrate either a higher intensity or hyperphagia or longer duration of the hyperphagic behavior. ये एक उनका hypothesis था शुरू में कि या तो वो longer duration के लिए फीड करेगी या फिर ज्यादा फीड करेगी। तो वो बताया the data clearly support the latter, that hungry fish fed over the food for a longer duration. Why is it that the fish do not seem to do the latter? अब इसमें जरा एक दो पॉइंट डिस्कस कर लीजिएगा कि ये जो आपको पिक्चर्स नजर आ रही है यहाँ पे, पोलर बियर्स जो स्टार्वेशन के पीरियड में और फीडिंग